हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जो है क्लास 12th फिजिक्स। अब फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है इसका आज हम शुरुआत कर रहे हैं जो है विद्युत धारा। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का पूरा बेसिक से हम शुरुआत करने वाले हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि एकदम बेसिक से हम शुरुआत करेंगे। एक और बात मैं बता दूं, ये आपको फ्री में क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं यूट्यूब पर। तो मैं कहूँगा ना, मैं अक्सर देखता हूँ कि जो चीज़ें फ्री में अवेलेबल होती है ना उसका स्टूडेंट वैल्यू ही नहीं करते। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये फ्री में क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं तो इसका सही इस्तेमाल आप कीजिएगा। अब केवल वीडियो देखना ही नहीं है दोस्त, बल्कि कॉपी पेन लेकर बैठना है, एक एक टॉपिक को समझते हुए, सीखते हुए और नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है ना? चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले विद्युत धारा जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका हम सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भैया विद्युत धारा होता क्या है। चैप्टर का नाम ही है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा सबसे पहले होता क्या है इसको हम जानेंगे। तो विद्युत धारा को हालांकि हम बहुत तरीके से डिफाइन उसको कर सकते हैं, परिभाषा उसका डिफिनेशन हम कर सकते हैं, ठीक है ना। बट देखिए यहाँ पे हमने एक छोटी सी परिभाषा लिखा हुआ है। क्या हमने लिखा है? किसी चालक में आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना, कि कोई भी चालक है उसमें आवेश प्रवाह की जो दर होगा, जो समय लगेगा, उसी को विद्युत धारा कहते हैं। अभी आपको परिभाषा याद अगर नहीं हुआ तो परेशान नहीं होना है, हम आपको याद कराएंगे। कैसे? देखिए, विद्युत धारा को विद्युत धारा, थोड़ा सा ये थिकनेस इसका मोटा हो गया। विद्युत धारा मैं थोड़ा सा पतला लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे आपको आसानी से दिखाई दे। विद्युत धारा का फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है आवेश बटे समय। ठीक है ना, आवेश बटे समय होता है विद्युत धारा का मतलब। अब यहां पे जो मैं आपको बात करूं, ठीक है, विद्युत धारा मतलब आवेश बटे समय, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। यदि इसको मैं संकेत रूप में लिखना चाहूं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं, आवेश को Q से और समय को T से। तो ये हम फॉर्मूला कह सकते हैं कि I = Q/T होता है विद्युत धारा का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या आपको बताना चाहते हैं। यदि ये एक चालक तार है, सपोज दैट ये हमने मान लिया है ये कोई एक चालक तार है, ठीक है ना, ये कोई चालक है। तो ये चालक है ना, इस चालक है ये चालक, तो इसमें आवेश हम प्रवाहित कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं? आवेश को क्या कर रहे हैं? प्रवाहित कर रहे हैं। ये हमारे पास जो चालक आपको दिखाई दे रहा है इसमें हम आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं। तो यदि ये चालक है, ये हमारे पास क्या है? चालक। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह करने में जो लगा समय होगा ना, समय को ही हम दर कहते हैं, ठीक है ना। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। दर मतलब समय, ठीक है ना। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं, ध्यान से समझिए, जैसे कि ये पहली बात आपको समझ में आया कि नहीं, कि किसी चालक में आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। वही लिखा गया है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये तो इसका पहला परिभाषा हो गया जो कि हमने फिगर से किया है। दूसरा परिभाषा हम इसके फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे जो समय है T, समय क्या है? T है। तो यदि समय को हम एक ले लेते हैं, एक मतलब इकाई, या एक को एकांक भी कह सकते हैं, एकांक। तो यदि समय के मान को हमने एकांक ले लिया, एक ले लिया, तो उस समय पर नीचे यदि एक हो तो उस समय पे जो हमारा आवेश होगा वो धारा के बराबर होगा। तो उस समय पर जो हमारा आवेश होगा Q, वो विद्युत धारा के बराबर हो जाएगा। बराबर होगा कि नहीं होगा जी? बिल्कुल होगा। तो ये हमारा क्या है? आवेश है, अब विद्युत धारा है। तो हम यहां से परिभाषा क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं ना कि किसी चालक में एकांक समय में, मतलब किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं।
समझ रहे हैं? या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। नॉर्मल सा परिभाषा है जी। तो ये या तो आप ये कह दें कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या आप ये भी कह दीजिए कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। दोनों बात एक ही है, बट परिभाषा आप अलग अलग तरीके से लिखेंगे तो अलग ही रहेगा, पर मीनिंग दोनों के एक ही है जी। ठीक है ना, मीनिंग दोनों का एक ही है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, तो ये हुआ इसका परिभाषा, जो कि हमने दो परिभाषाएं बताई। सबसे पहली परिभाषा क्या बताया? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या दूसरा एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। दोनों आप याद रखेंगे, ठीक है ना, दोनों आप याद रखेंगे। यहाँ पे तीन चीजें मोस्टली आप सभी से पूछ लिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। जैसे पूछा ये जाता है कि इसका मात्रक क्या होगा, फिर से पूछा जाता है इसकी राशि क्या होगी, और फिर से इसका पूछा जाता है इसकी बीमा क्या होगा या बीमीय सूत्र क्या होगा। तो अगर हम मात्रक पे बात करें तो इसका मात्रक होता है जिसको हम एम्पीयर के नाम से जानते हैं, एम्पीयर। ठीक है ना, इसका थिकनेस और मैं कम कर दूं, एम्पीयर के नाम से जानते हैं। दूसरा या आप याद रखेंगे कूलाम बटे समय। तो कूलाम को हम C से लिख दे रहे हैं, अब बटे समय को हम क्या कर दे रहे हैं, T से लिख दे रहे हैं। मतलब समय नहीं, सेकेंड हम लिखेंगे, कूलाम बटे सेकेंड। तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा। ठीक है ना, तो या तो एम्पीयर कहें या कूलाम बटे समय कहते हैं, ये आपका हो जाएगा। कूलाम प्रति सेकेंड कहेंगे, बटे नहीं, कूलाम प्रति सेकेंड। क्यों? क्योंकि आवेश का मात्रा कूलाम, समय का मात्रा सेकेंड, तो कूलाम प्रति सेकेंड हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ के होंगे। मोस्टली आपसे जब भी एसआई मात्रक कहे ना तो एम्पीयर आप कहिएगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। कभी कभी एम्पीयर ना देकर कूलाम प्रति सेकेंड दे देगा, तो ये आप टिक कीजिएगा। दूसरी बात, राशि पे बात करें तो ये कौन सी राशि होती है, तो ये आप याद रखेंगे कि अदिश राशि होती है जी, अदिश राशि। ठीक है ना। इसकी बीमीय सूत्र पे बात करें ना तो इसका बीमीय सूत्र को ओनली हम ए से दर्शा देते हैं, ओनली ए लिख देंगे। इसका मतलब यही हमारे एम्पीयर हो जाएगा, एम्पीयर को ए से दर्शाते हैं, यही इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये टॉपिक इतना ही था। ठीक है जी, ठीक। तो देखिए हमने अभी क्या जाना, हमने विद्युत धारा के बारे में जाना। जितना भी इंफॉर्मेशन आपको जानना चाहिए क्लास 12th में उतना हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है ना। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और भी हम टॉपिक को जानते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, दूसरा हमें जानना है कि विद्युत वाहक बल क्या होते हैं। याद रखेंगे ये इस चैप्टर की पहली क्लासेस हैं, जितनी बेसिक बातें होंगी ना वो हम करेंगे जी। मैं हमेशा से कहता हूं कि जो हमारी बेसिक शुरुआत की जो भी क्लासेस होती है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, क्योंकि जब तक वो आप नहीं समझे तब तक चैप्टर का बेसिक आधार ही आपका नहीं है। अब बेसिक आधार यदि ठीक है आपका सही नहीं है ना तो आगे के चैप्टर समझ में नहीं आने वाले। इसीलिए मैं कहता हूं कि शुरू से जरूर पढ़िएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए विद्युत वाहक बल है, तो विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, तो यहां पे हमने परिभाषा लिख दिया है कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बंद परिपथ में लाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये तो परिभाषा हो गया, बट क्या आपको याद हुआ? बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हमें तो याद ही नहीं हुआ। नहीं याद हुआ कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, हम आपको याद कराएंगे। देखिए विद्युत वाहक बल का भी फॉर्मूला ना, विद्युत वाहक बल को भी हम ई से दर्शाते हैं, और ई इक्वल टू भी क्या होता है, W/Q होता है। ई इक्वल टू भी क्या होता है, W/Q होता है। ठीक है ना, यही फॉर्मूला इसका ई इक्वल टू W/Q ही होता है। अब यहाँ पे हमें यह बात कहा जा रहा है कि यहाँ पे W क्या है, W है यहाँ पे कार्य, और Q क्या है, यहाँ पे है आवेश, और ये E क्या है, विद्युत वाहक बल है। यहाँ पे नॉर्मली हमसे बात ये कहा जा रहा है कि यदि यहाँ पे हम आवेश Q जो है ना इसको अगर हम 1 ले लेते हैं, अच्छा
आवेश Q को हम क्या कर लेते हैं, एक ले लेते हैं। एक मतलब एक को हम क्या कर सकते हैं, एकांक भी कह सकते हैं, ठीक है ना, एक को हम एकांक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे यदि Q को हम एकांक आवेश ले लेते हैं, ठीक है ना, तो उस समय पर जो किया गया कार्य होगा, जब Q की जगह पर एक होगा तो उस समय पर जो कार्य होगा वो विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो उस समय पर जो किया गया कार्य होगा ना, वो विद्युत वाहक बल E के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। तो उस समय पर जो किया गया कार्य होगा वो विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो यहां से हम परिभाषा कह सकते हैं कि एकांक आवेश पर, ध्यान से समझेंगे, एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। समझ रहे हैं आप? हम कह रहे हैं कि यदि Q का मान आप ही बताइए एक हो जाएगा तो नीचे एक का कोई वैल्यू होता है जी, नहीं होता है। तो उस समय पर जो W होगा वो E के बराबर हो जाएगा, W E के बराबर हो जाएगा। तो हम परिभाषा यहीं से कह सकते हैं कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। परंतु यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आता है कि एकांक आवेश पर हम तो कार्य कर रहे हैं, पर किस प्रकार का यहाँ पे कार्य हो रहा है? कार्य भी तो बहुत प्रकार के होते हैं ना, तो किस प्रकार का कार्य यहाँ पे हो रहा है ये अब हम समझना है। तो हम क्या कह सकते हैं, अब इसके लिए आपको फिगर एक हम समझा रहे हैं, उसको समझिएगा तब आपको टोटल अच्छे से डिफिनेशन होगा। ये तो अधूरा डिफिनेशन हो गया ना कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है, क्योंकि डिफिनेशन का मतलब ये होता है कि पूरे अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, पूरी बातें आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सपोज दैट ये एक विद्युत क्षेत्र है, ध्यान से समझेंगे, ये हमारे पास क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। ये विद्युत क्षेत्र का एक क्या है, बंद परिपथ है, बंद परिपथ। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं जिससे आपको याद हो, विद्युत क्षेत्र का एक बंद परिपथ है। अब यहां पे हम एक एकांक, यहां पे क्या है, एक आवेश है जिसका मान है +-1। +-1 का मतलब ये एकांक आवेश है, देख रहे हैं ना, आवेश का मान 1 है, इसका मतलब एकांक आवेश है, ये एकांक आवेश है। और ये कहां पर है, तो ये बहुत ही दूर है, मतलब हम कह सकते हैं कि अनंत पर है। तो हम यही कह रहे हैं कि एकांक आवेश को अनंत से, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बंद परिपथ में लाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, हम क्या कह रहे हैं, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बंद परिपथ में लाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो उस समय से हम पढ़ रहे थे कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है, बट किस प्रकार का कार्य हो रहा है, तो हम एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में लाने में, बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हो रहा है। तो अब हमें कार्य भी तो समझ में आ गया है ना। तो परिभाषा अब मैं बोल दूं अंतिम, ध्यान से समझेंगे। आप कहेंगे कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बंद परिपथ में लाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। वही लिखा गया है कि एकांक, ध्यान से अगर आप समझे तो लिखा गया है कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बंद परिपथ में लाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। समझ गए ना। उसके बाद ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना, बहुत सारे, जिनको एक डाउट आता है, वो कहते हैं अक्सर कि सर यही तो परिभाषा हमने विद्युत वाहक बल का, विद्युत विभव का भी पढ़ा था। विद्युत विभव में तो यही आपने परिभाषा बताया था, अब विद्युत वाहक बल में भी यही परिभाषा आप बता रहे हैं, तो ये कैसे होगा। तो मैं इसीलिए कहता हूं, अगर आपको भी ऐसा डाउट आ रहा है, विद्युत वाहक बल का भी परिभाषा हमने ऐसे ही बताया था, तो अगर आपको डाउट आ रहा है तो इसका मतलब आपने कंसिस्टेंट, मतलब आपने पूरी तरीके से दिमाग लगाकर नहीं पढ़ा। हमने विद्युत वाहक मतलब विद्युत विभव का परिभाषा जो कहा था, वो हमने ये कहा था कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक मतलब विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है मतलब विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में।
परंतु इसमें विद्युत वाहक बल में हम कह रहे हैं कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बंद परिपथ में, यह स्पष्ट याद रखिएगा, बंद परिपथ में लाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। अंतर है कि नहीं? विद्युत विभव में हम बंद परिपथ नहीं ले रहे हैं, परंतु विद्युत वाहक बल जो E है ना, इसमें हम विद्युत क्षेत्र का बंद परिपथ हम ले रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, यही छोटी सी क्या है, अंतर होता है। ठीक है ना? मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। परिभाषा लिखने के बाद ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, यहां से आप याद रखिएगा। ये फिगर आपको बनाना नहीं है, बट हाँ मैं जानता हूं कि ज़्यादातर स्टूडेंट है ना, वो फिगर से ज़्यादा उनके माइंड में फोकस के साथ समझ पाते हैं, इसलिए मैं अपने तरफ से बनाने का, समझाने का प्रयास करता हूं। क्योंकि टीचर का यही कार्य है कि वो जितना हो सके सरल और सहज तरीके से बता सकें। अब वो मैं करने का अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है मुझमें बहुत सारी कमियां हो, बट फिर भी मुझे जितना आता है ना, मैं उतना समझाने का, सिखाने का आप सभी का प्रयास करता हूँ। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, इतनी बात समझ के है ना। चलिए यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स हैं, उसको आप जान लेंगे तो बेटर रहेगा। सबसे पहली बात कि मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, जहाँ तक इसकी मात्रक की हम बात करें, मात्रक क्या होता है, दूसरा हम जान लेते हैं कि राशि क्या होता है, और तीसरा क्या होता है, बीमा क्या होता है। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको अभी होमवर्क भी दूंगा, यहाँ पे ये तीनों में से मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, ये सब आप याद रखेंगे। ठीक है ना? चलिए जहां तक विद्युत वाहक बल की बात करें तो इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट भी होता है, और दूसरा सबसे ज्यादा क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। जूल प्रति क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है ना? जूल, यहाँ पे प्रति का यह चिन्ह है, जूल प्रति कूलाम। राशि की बात करें तो अदिश राशि होता है। बीमा की जहां तक बात करें तो ये आप याद रखेंगे, बीमा क्या होता है जी, mL2T-3 और A-1, ये इसका बीमीय सूत्र होता है। mL2T-3 A-1 होता है, तो ये आप याद रखेंगे। मात्रक कैसे है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल, और प्रति हो गया बटे के लिए, और कूलाम आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो वही हमने जूल प्रति कूलाम लिख दी है। तो ये था आपका विद्युत वाहक बल। मैं आशा करता हूँ कि आपको विद्युत वाहक बल भी स्पष्ट हो गया होगा। जितनी इन्फॉर्मेशन आपको जाननी चाहिए क्लास 12 में उतना आप जान चुके हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए ठीक है, थोड़ी सी अभी आपको शायद हो सकता है कि थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं दिखाई दे रहा होगा उस समय से, बट अब आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। हो सकता है मेरी चेहरा थोड़ा सा आपको अंधेरे टाइप का, ये ब्लैक में दिखाई दे, बट आपको बोर्ड अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। अब मुझे यही चाहिए कि आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे। चलिए हम जानेंगे धारा का अनुगमन वेग। धारा का अनुगमन वेग क्या होता है समझिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। देखिए सबसे पहली बात, मुक्त इलेक्ट्रॉन का आपने नाम सुना होगा, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे अभी छोड़िए, हम आपको समझा कर याद करेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जी, यही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसी कारण विद्युत धारा प्रवाहित होता है किसी भी चालक में। यदि कोई चालक है या कोई पदार्थ है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, ये लगातार गति करते रहते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये लगातार गति करते रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे 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 है। इस तरीके से बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हुए यहाँ पे गया, जैसे ही यहाँ पे गया तो इससे टकराया, जब इससे टकराएगा तो फिर से ये यहाँ से यहाँ पे आया, फिर से इस वाले से टकराया तो फिर से इसकी दिशा मुड़ी, फिर से यहाँ पे गया, फिर से इससे टकराया तो इसकी दिशा मुड़ गई, फिर से यहाँ पे आया, इससे टकराया तो फिर से यहाँ पे आया, फिर से इससे टकराया तो फिर से इसकी दिशा मुड़ी तो यहाँ पे चला गया।
तो देख रहे हैं लगातार ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो हम केवल यही बात कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, हम केवल यही बात कर रहे हैं कि ये मान लेते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो जब एक मुक्त इलेक्ट्रॉन दूसरे मुक्त इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, तो यहां से यहां तक टकराया तो दो सतत टक्कर हुए कि नहीं, एक यहां पे एक यहां पे, दो टक्कर हुए। तो मतलब यहां से मुक्त इलेक्ट्रॉन ये गया, ध्यान से समझिए, यहां से यहां तक गया, यहां पे टकराया, और टकराने के बाद फिर से यहां पे गया, तो इससे टकराया। तो यहां पे देखेंगे, अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे, तो यहां पे कितने टक्कर हो रहे हैं, यहां पे जो टक्कर हो रहे हैं वो दो टक्कर हो रहा है, एक यहां पे टक्कर हो रहा है, एक यहां पे टक्कर हो रहा है। तो हम यही कह रहे हैं कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, क्या है जी, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये कह रहे हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्कर, सतत मतलब होता है लगातार, सतत ये हम नाम रख रहे हैं, सतत मतलब क्या होता है, लगातार। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को हम क्या कहते हैं, धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। परिभाषा आपको याद हो गया कि नहीं, कहेंगे ना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। वही बात लिखा गया है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, यहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा ओनली, मुक्त इलेक्ट्रॉनों यहां पे होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। यदि हम इसका फॉर्मूला लिखें तो अनुगमन वेग को Vd से प्रदर्शित करते हैं, अनुगमन वेग को Vd से प्रदर्शित करते हैं। ये बताइए, जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, तो ये जब स्टेबल था, यहाँ पे जब था, तो इसकी प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा, और अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग v होगा। अब बाई औसत वेग के लिए हम 2 कर देते हैं। तो यदि हम इसको आगे और बढ़ाते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ पे Vd इक्वल टू क्या मिलता है, 0 हट गया तो ये v/2 मिल गया। तो ये हमारा अनुगमन वेग का फॉर्मूला होता है दोस्त, ये अनुगमन वेग का फॉर्मूला होता है, ये आप याद रखेंगे। जहां पे ये क्या है, जहां पे ये v क्या है, अंतिम वेग है, अंतिम वेग, ठीक है ना, और ये Vd क्या है, अनुगमन वेग है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम यही कह रहे थे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को ही धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। ये समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले लिए होंगे, चलिए जी नेक्स्ट। अब हम दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो है श्रांति काल। श्रांति काल क्या होता है, श्रांति काल ये समझिएगा, आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉनों होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, क्या करें भैया, हद होती है, ओहो, चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा ब्लैक हमने वहाँ पे कर दिया जिससे आपको दिखाई दे दे। मुक्त इलेक्ट्रॉनों, ठीक है ना, तो अब आपको दिखाई दे रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के समय अंतराल को, यहाँ पे ओनली हम कह रहे हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के समय अंतराल को ना हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे। केवल जैसे कि यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, 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 ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया तो एक टक्कर यहाँ पे हुआ, अब फिर से यहाँ पे आया तो दूसरा टक्कर यहाँ पे हुआ। तो इस टक्कर और इस टक्कर के बीच में जो समय लग रहा है ना, उसी समय अंतराल को ही, इन दोनों के बीच में, टक्कर होने के बीच में जो समय लग रहा है, उसी समय को हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं।
तो हम यही कह रहे हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के दो सतत टक्करों के बीच के समय अंतराल को क्या कहते हैं? समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। और श्रांति काल को याद रखेंगे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? टाउ से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए ना? तो ये आपका दो टॉपिक में आशा करता हूं कि श्रांति काल भी और जो धारा का अनुगमन वेग था ये आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लीजिए। ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है इसको हम डिटेल में अब जानने वाले हैं। ठीक है ना? ठीक है, चलिए अब हम इसको समझते हैं। यहाँ पे फिगर बनाते हैं, इसको ध्यान से आप समझेंगे। यहाँ पे हम एक चालक ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने चालक ले लिया। यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ। ये हमारा चालक हो गया। ये हमने एक चालक बना लिया है। अब जाहिर सी बात है ये एक चालक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ चालक। तो देखिए ये चालक है, तो चालक में सबसे पहली बात चालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हमने इलेक्ट्रॉन लिख दिया ई। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस चालक में हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ना, चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n। अब ये जो चालक है इसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी, तो मोटाई को ही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं, जो कि हमने a कर दिया। इस चालक में हमने I धारा प्रवाहित किया है, तो ये हमने I धारा लिख दिया। इस चालक में इलेक्ट्रॉन जो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉनों का वेग होगा, तो इलेक्ट्रॉनों के वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो ये अनुगमन वेग क्या है? vd है। तो इतनी बात मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? चलिए इतनी बात आप समझ के होंगे। तो इसी फिगर से जो आपने समझा उसको यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि माना एक चालक तार है जिसकी लंबाई, आप यहाँ पे चाहें तो इसकी लंबाई भी बता सकते हैं, जिसकी लंबाई L है। तो माना एक चालक तार है जिसकी लंबाई L है, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तथा इसमें इलेक्ट्रॉन E है, और मतलब चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तथा चालक में I धारा प्रवाहित किया गया है, तथा चालक में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है। इस प्रकार सभी को आपको नाम देकर स्पष्ट कर देना है। तो क्या आप लिख लेंगे या मुझे बताना पड़ेगा? इसको लिख लेंगे आप? एक बार और मैं बोल दूं, लिख लीजिएगा एक बार आप। माना की करके लिख दिया जाए क्या? माना, यहाँ पे माना की करके सबसे पहले मैं लिख देता हूँ। देखिए क्या आप लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे माना एक चालक तार L है। ठीक है ना? माना एक चालक तार, सबसे पहले माना एक चालक है जिसकी लंबाई, सबसे पहले आप लंबाई लिखेंगे, जिसकी लंबाई क्या है? L है, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? A है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। इलेक्ट्रॉनों की मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, तो अनुगमन वेग को vd से लिखिएगा। तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है, तथा चालक में I धारा प्रवाहित है। तो ये सभी बात आप लिख देंगे ना? ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लिख देंगे। इतना आप लिख दीजिएगा, उसके बाद साइड में ये फिगर बना दीजिएगा। उसके बाद अब हमारा मेन काम यहाँ से स्टार्ट होगा कि इन दोनों में संबंध क्या होता है। देखिए, जिन विद्यार्थियों को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, जिन विद्यार्थियों को इतना भी नहीं आता कि भैया ये सब बोल रहा हूँ मैं, बार बार 2 बार बोल दिया, नहीं लिख पा रहे हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि बाबू मुश्किल हो जाएगी।
इसलिए मैं कहूँगा आप सभी से कि आप क्या कर लीजिए, आप एक काम कर लीजिए, आप सबसे सिंपल सा है कि हमारी आप नोट्स ले लीजिए। हम आपको बता दें कि आपको इतनी बात बहुत सारी स्टूडेंटों को पता होगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों हम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का हम कंप्लीट नोट्स आपको दे रहे हैं, मतलब फुल नोट्स आपको दिया जा रहा है, फुल पीडीएफ नोट्स। ये आपको मैं बता दूं कि फिजिक्स में आपके 14 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री में आपके 10 चैप्टर हैं। टोटल अगर कहें तो 24 चैप्टर हो रहे हैं। इन 24 चैप्टरों का चैप्टर वाइज सभी आपको नोट्स हम दे देंगे ओनली 199 में आपको दिया जा रहा है फुल नोट्स। तो इस नोट से आप ले लेंगे तो बेनिफिट ये रहेगा कि मैं तो आपको पढ़ा दे रहा हूँ, अब कुछ टॉपिक है जिसको मैंने ऐसे कह दिया तो आप उस नोट से भी हेल्प ले सकते हैं कि कैसे हमने लिखा हुआ है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे, तो देखिए नोट्स में आपको सबसे बेनिफिट जानते हैं क्या है? सबसे ज़्यादा बेनिफिट है सिंपल लैंग्वेज, आसान भाषाओं का वहाँ पे प्रयोग किया गया है। आप बुक भी तो ले सकते हैं ना, बुक में भी तो सब कुछ दिया होगा, बट बुक आपका इतना मोटा होगा और उसमें मतलब बहुत सारे चीज़ें उसमें दिए रहे हैं। ऐसा नहीं कि नॉलेज उसमें नहीं है, नॉलेज तो बहुत सारे हैं, बट उतना माइंड भी चाहिए समझने के लिए। अभी आपका उतना माइंड विकसित नहीं है, मुझे लगता है ऐसा। हो सकता है आपका हो, तो अगर है तो आप बुक को ले लीजिए, अच्छी बात है। बट जिनका नहीं है उनसे मैं कहूँगा कि हमारी पीडीएफ नोट्स लें। उसको लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पे आप स्पष्ट रूप से कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल नोट्स चाहिए। वहाँ पे आपको एक स्कैनर दिया जाएगा, उस स्कैनर पर पेमेंट करने के बाद आप तुरंत पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट होता है व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। जैसे ही आप सेंड करते हैं आपको ओनली 199 में आपको तुरंत पीडीएफ नोट्स है आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे, जिससे आप अपनी फिजिक्स की केमिस्ट्री का अच्छे तरीके से स्टडी कर पाएंगे। मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। चलिए जी, तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में चले गए थे, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इतनी बात लिख देंगे, ये आप लिख देंगे ना। अब ध्यान से हम समझ देंगे। सबसे पहले यहाँ से अब हम गणना स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे ये गणना करेंगे कि इकाई समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना। क्या हम गणना करेंगे कि इकाई, सबसे पहले यहाँ पे अब हम गणना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे? गणना मतलब संबंध हम कह रहे हैं, संबंध हम बता रहे हैं, संबंध। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी? एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सबसे पहले हम ये गणना करेंगे कि ये चालक तारे है तो इसमें एकांक समय में मतलब 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवाहित हो रहे हैं। तो प्रवाहित होने के लिए सबसे पहली बात इलेक्ट्रॉन हम लिखेंगे जो है ई। इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या है जो हमारा मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या है, ठीक है ना। अगर हमें पता करना है तो इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है n, तो हम लिख देंगे n, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने क्षेत्रफल में बह रहे हैं, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है a, तो a लिख देंगे। और इसका इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, अनुगमन वेग vd है, तो ये हम लिख देंगे vd, ठीक है ना। तो ये हमारे इन तीनों का गुणनफल ही हमें बताएगा कि एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो ये एकांक समय में हो गया। अब हमें ये पता करना है कि यदि एकांक समय ना हो और टी समय हो, बहुत सारे हम समय ले सकते हैं, तो टी समय पश्चात, टी समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टी समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यदि टी समय में हमें प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है ना, तो जो एन ए वी डी है इसमें हम ओनली टी का गुणा करा देंगे, ये सभी तो गुणा में ही है ना, तो टी का हम गुणा करा दिए तो ये हमें मालूम चल गया कि टी समय पश्चात प्रवाहित, टी समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है ना। अब तीसरा हम ये गणना करेंगे कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है उस पर आवेश कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है वो E होता है। हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश यहाँ पे E है, ठीक है ना। तो टी समय पश्चात, टी समय
पश्चात इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, t समय पश्चात इलेक्ट्रॉनों पर आवेश क्या हो जाएगा? तो आवेश क्या हो जाएगा जी? तो यहाँ पे सबसे पहले बात t समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो था NaVd इंटू टी था। अब केवल हम t समय पश्चात जो आवेश E है इसका हम गुणा करा देंगे, तो NaVd T इंटू E हो गया। ये हमारा क्या निकला है? t समय पश्चात इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश को हम किससे दर्शाते हैं जी? आवेश को हम Q से दर्शाते हैं, तो ये हमारा Q का मान निकला है। ठीक है ना, Q का मान हमारा कितना निकला है? Q का मान ये हमारा निकला हुआ है, Q का मान ये हमारा Q का मान निकला हुआ है। ठीक है ना, Q का मान। अब चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं जी? विद्युत धारा, विद्युत धारा I इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी होता है। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, विद्युत धारा I इक्वल टू Q बाई टी। यदि हम इसमें मान रखें तो क्या निकलेगा जी? यदि यहाँ पे रखते हैं तो I इक्वल टू Q का जगह पे, Q की जगह पे हम ये पूरा रख सकते हैं मान NaVd T इंटू E, ये हमने लिख दिया। और नीचे क्या है? बटे में समय है, तो समय से हम भाग दे देंगे। अब इस समय से ये समय कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें I का मान क्या मिला जी? I का जो मान मिला वो हमें क्या मिल गया? NaVd, ये D जो होगा वो छोटा सा लिखा था, Vd इंटू E, तो यहाँ से हमें ये मान मिल गया जी। ठीक है ना, ये हमारा मान मिल गया। किसका मान मिल गया है? विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। देखिए विद्युत धारा यहाँ पे E है और यहाँ I है, अनुगमन वेग Vd है, तो विद्युत धारा अनुगमन वेग में यही संबंध है। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे प्रूव्ड, या रिलेशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, संबंध। तो यही आपको प्रूफ करना था। मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो करना कैसे आप लिखेंगे? सबसे पहले तो आप इसको माना की करके लिखेंगे कि माना एक चालक तार है जिसकी लंबाई a, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, तथा इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है, तथा चालक में I धारा प्रवाहित है। इतना लिख देंगे माना की करके, फिर साइड में ये फिगर बनाइएगा। फिर यहाँ से संबंध लिखने के बाद सीक्वेंस वाइज जैसे हमने लिखा है ना, स्टेप आप याद कर लीजिएगा, ऐसे ही आपको लिखकर यहाँ तक लिख देंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार मैं कह रहा हूँ, अभी मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, भले ही आपको लग नहीं रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, बट मैं कह रहा हूँ जितना अभी तक हमने पीछे से टॉपिक पढ़ा ना, उसमें सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है तो यही है। सबसे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, अभी तक जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं इस चैप्टर का, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है जी। ठीक है ना, तो इसको आप ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब हम जानेंगे कि विद्युत चालक क्या होते हैं। विद्युत चालक, फिर से अर्धचालक भी जानेंगे। चालक का मतलब सिंपल से होता है ना कि वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए वो चालक है जी। मतलब ऐसा कोई भी पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, इसमें विद्युत धारा जो आई है वो प्रवाहित हो जा रहा है, मतलब विद्युत धारा इसमें चला जा रहा है, तो वो हमारा चालक कहलाएगा। ऐसा कोई भी पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा जो है ना वो प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो उसे हम अचालक कहेंगे। ठीक है ना, नॉर्मल सी बात है। तो वही बात लिखे गए हैं कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, मतलब विद्युत धारा जो है ना, विद्युत धारा जो है वो आसानी से प्रवाहित हो जाता है, फ्लो हो जाता है, बह जाता है, तो उसे हम विद्युत चालक कहते हैं। ठीक है ना। और अचालक जैसे कि धातुएं, एग्जाम्पल में आप लिख देंगे, कोई पूछते तो जैसे आप कह देंगे धातुएं, जो भी धातुएं होती है ना वो सभी विद्युत के सुचालक होती है, मतलब विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होता है। अचालक का मतलब कि वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते हैं उसे हम अचालक कहते हैं। जैसे कि सूखी लकड़ी,
देखे होंगे आप ऐसे कि बिजली मान लेते हैं कहीं लाइट किसी को मतलब लाइट जो बिजली है ना वो हम ऐसे कहते हैं कि लाइट उसके मार दिया है। लाइट का मतलब है उसने करंट जा रहा था, कोई खुला हुआ तार था, उसको उसने टच कर दिया। जैसे ही टच करते हैं तो वो उसमें चिपकने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, सूखी लकड़ी लेकर उसको हाथ पर, अगर मतलब हाथ से टच हुआ है तो हाथ में मारा जाता है जिससे छूट जाए। सूखी लकड़ी का क्यों प्रयोग करते हैं या प्लास्टिक का क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि सूखी लकड़ी है या प्लास्टिक है ना, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, क्योंकि वो एक अचालक है। और जब विद्युत धारा उसमें प्रवाहित नहीं होगा तो हम जब लकड़ी या डंडे से मारेंगे ना, तो भले ही हमारी लकड़ी या डंडा टच हो बट फिर भी इसमें विद्युत धारा नहीं बहेगा, तो हमें लाइट नहीं मारेगी, हमें विद्युत का करंट नहीं लेगा। समझ रहे हैं ना? बट याद रखिएगा, सूखी लकड़ी, हरी लकड़ी को नहीं। हरी लकड़ी क्या होता है, जितनी भी हरी जो भी हमारी हरी लकड़ियां हैं या हरी हरी जो हम कह सकते हैं कुछ भी चीजें हरी होना, ठीक है, तो वो हमारी क्या होंगी, विद्युत के सुचालक होंगे, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चलिए नॉर्मल सी है जी, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, और भी हमें पढ़ना था। चलिए एक और टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं, फिर अंत में, ये अंतिम हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, अंतिम नहीं, इसके बाद एक और टॉपिक है। धारा घनत्व किसे कहते हैं? धारा घनत्व J = I/A होता है। ये आप याद रखेंगे, जहां I क्या है, विद्युत धारा है। एक कोई चालक तार है तो उसकी मोटाई जो होगा, मोटाई, उसी को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं, उसकी मोटाई को ही। तो ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। ये क्या है, धारा घनत्व है, ठीक है ना। तो यहां पे हम ये कह रहे हैं कि यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो एक है, ए है, उसके मान को यदि हम एक ले लेते, एक मतलब कि इकाई या एकांक कह सकते हैं। तो यदि हमने जो क्षेत्रफल है उसकी मान को अगर हमने एक ले लिया, इकाई ले लिए, तो उस समय पे जो आई होगा ना वो जे के बराबर हो जाएगा। तो ये आई ए क्या है, क्षेत्रफल है, ये धारा है, विद्युत धारा है। तो हम यही कह रहे हैं कि इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। समझ में आ गया आपको? इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यही बात हम लिखा है, इकाई क्षेत्रफल वाले। देखिए यहाँ पे इकाई क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है वो किसी न किसी चालक का ही तो क्षेत्रफल है ना, तो इसमें आप चालक भी जोड़ सकते हैं कि इकाई क्षेत्रफल वाले चालक तार में प्रवाहित धारा को, किसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित धारा को ही हम धारा घनत्व कहते हैं। तो यही बात आप कह देंगे ना कि इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आप बोल देंगे। मैं राइटिंग पर फोकस करता ही नहीं हूँ, अब नहीं करता, मैं समझाने पर अब मोस्टली मेरा फोकस होता है। आप वीडियो देख रहे हैं ना तो आपको याद हो जाए, तो इस पर आप भी फोकस कीजिएगा। राइटिंग पे मेरे उतने फोकस ना करें तो बेटर रहेगा जी। यहाँ पे एक ही चीज आप याद रखेंगे, मात्रक। यहाँ पे मात्रक आप याद रखेंगे एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इतना आप याद जरूर रखेंगे, ठीक है ना, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। और दूसरी आप ये भी याद रख लीजिएगा कि राशि कौन सी होती है, तो ये एक सदिश राशि होती है जी, सदिश राशि। सदिश राशि का मतलब कि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों एक साथ होते हैं, मतलब दोनों ही होते हैं ना, तो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। यदि इसकी बीमीय सूत्र पे बात करें, बीमा पर या बीमीय सूत्र कह सकते हैं, तो इसका होता है a और l-2 होता है, ठीक है ना। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि m0 l-2 t0 a के पावर 1, ये भी हम कह सकते हैं। या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, दोनों बात एक ही है। ये हमारा हो गया धारा घनत्व। स्क्रीनशॉट।
ठीक है, इतनी बात लिख लिए। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा आता है, ये है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। ये भी हमसे बार बार पूछा गया है। धारा घनत्व का, अभी धारा घनत्व जो J अभी हमने पढ़ा है, धारा घनत्व यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे धारा घनत्व। तो धारा घनत्व का क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा, अभी ना हमने पढ़ा जी, धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं, तो J I/A पढ़ा है। तो ये हमने धारा घनत्व का भी हमने पढ़ा। अनुगमन वेग को हमसे पूछा जा रहा है। चलिए, माफी चाहूंगा मैं। थोड़ी सी सर्दी हो गई है, ठीक है ना, मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, धारा घनत्व तो J I/A होता है, ये हमने जानते हैं हम। अब चूँकि एक और चीज़ हम जानते हैं पहले से, चूँकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं जी, हम जानते हैं विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये अभी हमने पढ़ा है कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, इससे हमें एक रिलेशन प्राप्त हुआ था जो है I=NA/VD/E। ये हमसे रिलेशन प्राप्त हुआ था, शायद अगर आपने दिमाग फोकस के साथ समझ रहे होंगे तो आपको याद आ गया होगा। विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध के लिए ये हमने अभी रिलेशन प्राप्त किया है। अगर नहीं याद आ रहा है तो मैं पीछे ले जाकर आपको दिखा भी दूं। यहाँ पे विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध I=NA/VD/E, यही अभी हमने पढ़ा है ना, ठीक है, तो यही हम कह रहे हैं। तो ये हमने रिलेशन प्राप्त किया है, इसको हम समीकरण फर्स्ट करते हैं, इसको समीकरण 2 कर देते हैं। हम क्या करते हैं दोस्त कि समीकरण 2 का मान फर्स्ट में रखने पर, तो अगर हम क्या करते हैं, समीकरण जो 2 के मान को फर्स्ट में अगर रख देते हैं तो इस I का जो मान है ये टोटल इतना, इस I के जगह पर रख सकते हैं। तो यही हम लिखते रहे हैं J I की जगह पर क्या रखेंगे, NA/VD/E रख दिए, और यहाँ पे A है तो नीचे हमने A कर दिया, ठीक है ना। इस A से ये A हमारा कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे बचा क्या, J=NVD/E, यही हमारा बचा ना। तो ये हमारा संबंध हो गया। हम इसको चाहें तो और बेटर तरीके से, ज़्यादातर ये E को पास ही में रखा जाता है, तो NE/VD ऐसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे भी लिखेंगे 100% सही है, क्योंकि गुणा में इधर उधर लिखा जा सकता है, बट ऐसे लिख देंगे और बेटर रहेगा जी। हमें बेटर ही तो करना है, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा हमें करना है। तो ये हमसे क्या पूछा था कि धारा घनत्व, तो धारा घनत्व जी है, अनुगमन वेग VD है, इन्हीं दोनों में संबंध यही हमारा हो जाएगा जी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्त, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। फिलहाल आज की ये जो क्लासेस हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होंगी। अदरवाइज आपको पसंद आई होंगी तब मैं कहूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ, सपोर्ट अगर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके लिए कुछ मेहनत किया जा रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। हाँ, तीसरी बात मैं कहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का हमने लिंक दे दिया है, जैसे फिजिक्स की, केमिस्ट्री का। आप जाइए उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ से चैप्टर वाइज आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। हाँ, नोट्स के लिए आपको लेना है तो नोट्स के लिए ओनली 199 रुपये में नीचे जो नंबर है इस पर मैसेज कर लीजिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का फुल नोट्स आपको मिल जाएंगे ओनली 199 में। तो अभी आप तुरंत मैसेज कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम के प्रति आप सीरियस हैं तो मैसेज करके वहाँ से ले लीजिए। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।